हाय बच्चा, तो कैसे हो आप सबसे बच्चा। आज हम करने वाले हैं चिंटू नोट से रिवीजन आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का। एंड हम लोग 30 मिनट से इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है? सो ऑल द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी, सो उसको हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो, तो वो सब कंसिडर होंगे बायोमोलिक्यूल्स में। तो द केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर हमने देखा कि अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में ना सिमिलैरिटी है उनके मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कुछ अर्थ में भी सिमिलर है और ह्यूमन बॉडी में भी, पर उनका अमाउंट में फर्क होता है। अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन तो इसमें 0.14 है, तो इसमें 9.5। बच्चा पुरानी एनसीईआरटी में इट वाज इनकरेक्ट, अभी ठीक कर दिया गया है, तो आपको इसको याद रखना है। इस टेबल को बस यही याद रखना है कि किसमें ज्यादा है किसमें कम। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन हमारे में नेग्लिजिबल है, इनमें 27.7, तो ये नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। फिर जो आपका हाइड्रोजन है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन द अर्थ क्रस्ट। ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई लाइन है, इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन आता है और उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको हम ठीक है। अब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स में फंक्शनल ग्रुप होता है लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स। पर बायोलॉजिकल व्यू से देखें तो हम उसको अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, ये सब बोल देते हैं। आगे देखेंगे बच्चा, वो कहता है कि केमिकल एनालिसिस करते हैं। केमिकल एनालिसिस में हमने क्या करा है? किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। और एसिड एनालिसिस हम करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए करने वाले हैं। अब हमने क्या किया? लिविंग टिश्यू लिया, उसको ऐसे ऐसे ग्राइंड कर दिया, उसके अंदर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल दिया। ठीक है, ग्राइंड किया, पिस्टल मॉडल में थिक स्लरी बनी और हमने इसके अंदर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला। अब हमने छाना उसको, और जो ऊपर ऊपर रह गया उसे कह दिया रीटेंटेड, और जो फिल्टर होकर के नीचे आ गया उसका नाम हमने दे दिया फिल्ट्रेट। अब जो घुल गया यानी कि एसिड में घुल गया, एसिड सॉल्युबल। जो नहीं घुला उसको हम क्या कहेंगे? एसिड इनसॉल्युबल पूल। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आगे देखेंगे बच्चा। सो एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल। जो एसिड सॉल्युबल है वो रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन बताता है, और ये बताता है इनसॉल्युबल वाला कि मैक्रोमोलेक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स, वो बड़े बड़े मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं। सॉल्युबल में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसे हम कहेंगे माइक्रोमोलेक्यूल, जिसका साइज 800 डाल्टन से कम होता है। ठीक है, 800 डाल्टन से कम, और 10,000 डाल्टन से ज्यादा वाले को हमने क्या कह दिया बच्चा? मैक्रोमोलेक्यूल कह दिया। ठीक है, फिर आती है एक एक्सेप्शनल केस जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आया है। अब लिपिड, लिपिड बेचारा 800 डाल्टन से कम, तो आइडियली हमारे को रखना चाहिए था फिल्ट्रेट के अंदर। पर हुआ क्या ना बच्चा, जब उसको मॉर्टर एंड मिक्सचर में से ग्राइंड कर रहे थे तो उसके छोटे छोटे से वेसिकल्स बन गए। अब उसका साइज तो छोटा है पर वेसिकल्स बन गए जो कि इनसॉल्युबल हो गए, जिसकी वजह से वो फिल्टर होकर के नीचे नहीं आ पाए और रीटेंटेट में ही प्रेजेंट रह गए। तो इसीलिए जो हमारे लिपिड्स है वो पॉलीमेरिक नहीं है, उनका वेट 800 डाल्टन से ज्यादा भी नहीं है, पर फिर भी वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? आपके एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्टली पूछा, ऐसे डायरेक्टली नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिपिड्स ऑन ग्राइंडिंग सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू द pieces, they form the vesicles which is water insoluble, get separated along with the acid insoluble pool. polymer नहीं होता क्योंकि मैक्रोमोलेक्यूल्स पॉलीमर है और वो आपके रिटेंटेट में मिल रहे हैं, पर ये पॉलीमर नहीं है फिर भी रिटेंटेट में मिल रहे हैं। एक्सेप्शनल केस है तो इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे। अब आपको ये याद रखना है, बायोमोलेक्यूल्स आपके बॉडी में, सेल में वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, आयंस। एक सिंपल से निमोनिक से आप इसको याद रख लेना, पूरा याद हो जाएगा। PENCIL। ठीक है, जो आपके वॉवल्स है उसे हटा दो। P फॉर आपका क्या है? प्रोटीन। ठीक है, N फॉर, ये P फॉर क्या हो गया? प्रोटीन, N फॉर न्यूक्लिक एसिड, C फॉर कार्बोहाइड्रेट, L फॉर लिपिड। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक है। वाटर और आयंस आपके इनऑर्गेनिक है, वाटर सबसे ज्यादा है,
आपका कितने परसेंट 70 to 90% है, और आयरन सबसे कम 1%। उसके बाद सीक्वेंस में अरेंज करने को पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन है, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा है, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट एंड फिर लिपिड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस छोटे से निमोनिक से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हमारे को इनऑर्गेनिक एनालिसिस करना है, उसके लिए हमने क्या किया, एश एनालिसिस, आग लगा दी हमने। एक हमने लिविंग टिश्यू लिया, उसको हमने पहले सुखाया, उसका सारा वाटर इवेपोरेट हो गया, और उस वाटर इवेपोरेशन के बाद हमने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तो जो उड़ जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर जो बच गया वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी को हम कहेंगे एश एनालिसिस। वे लिविंग टिश्यू वेट ड्राई किया, इवेपोरेट, ठीक है, सारा वाटर निकल गया। उसके बाद इट इज फुली बर्न, ऑल कार्बन कंपाउंड गैसियस फॉर्म में निकल गए, और क्या बचा, एश बचा, और यही आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कैल्शियम मैग्नीशियम। ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो हमारे दोनों एनालिसिस डन। ये कुछ आपके वो है, दैट इज कंपोनेंट। सोडियम को ऐसे सोडियम का फॉर्मूला ये है, पोटेशियम के कैल्शियम, ये आपको पता ही है, इसको आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये प्रीवियस ईयर का फेवरेट क्वेश्चन है, और वो क्या है आपका, मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स होते क्या है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं वो मेटाबोलाइट्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में जो उसके बिना मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो ही नहीं सकती, और सेकेंडरी एनहांस करता है, वो है तो ठीक, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर प्राइमरी नहीं हुआ ना बच्चे। Let's see here, so they have identifiable function, play no role in the normal physiological process, और इनका secondary metabolite, the role or the function of all these in host organism are not understood at that moment. Many of them are useful for human welfare, some have ecological importance, पर इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। So, जो आप पढ़ोगे चैप्टर में, शुगर, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ये सब के सब आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, और ये टेबल आपको लर्न करना है, और इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सो पिगमेंट, और आपको इसका कंपोनेंट याद रखना है कि ये क्या है, कैटेगरी। पिगमेंट है carotenoids, anthocyanins, alkaloids, morphine, codeine, terpenoids, monoterpenes and the diterpenes, essential oil, lemongrass oil, toxins, abrin, ricin, lectin, concanavalin A, drugs, vinblastine, curcumin, polymeric substance, rubber gums and cellulose। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पर इसको लर्न ही करना है, कुछ ऐसा समझने वाला नहीं, ठीक है। लिपिड्स जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर सिंपल लिपिड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलके आपका सिंपल लिपिड बनाते हैं। फैटी एसिड होता क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पे एक कार्बन की चेन लगी है। अब ये कार्बन की चेन आपकी क्या हो सकती है, सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। सो आर कैन बी CCC यानी कि सैचुरेटेड, या फिर CC डबल बॉन्ड C। जब डबल बॉन्ड लग जाएगा तो बोल दोगे अनसैचुरेटेड, जब सिंगल बॉन्ड लगेगा तो उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंपल। सो एक एग्जांपल आपने पढ़ना है, पामिटिक एसिड 16 कार्बन का है और सैचुरेटेड है, और 16 कार्बन को हम इंक्लूड करते हैं, कार्बोक्सिल कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे, और अगर आपको इंक्लूड ना करना हो तो आप बोलोगे एक्सक्लूडिंग, और तब आपका क्या हो जाएगा, 15 कार्बन एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है, 15 कार्बन एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। फिर एक आप पढ़ते हो अराकिडोनिक एसिड। अराकिडोनिक एसिड अनसैचुरेटेड होता है, उसके पास डबल बॉन्ड होते हैं, और आपका क्या होता है, आपका 20 कार्बन का होता है, 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, और आप क्या कह दोगे 19 कार्बन एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। फिर ये है आगे आपका, ये सैचुरेटेड, दैट इज इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और इसके अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, इसका नाम है अराकिडोनिक एसिड, और ये है आपका पामिटिक एसिड। फिर आप पढ़ते हो ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है दैट इज योर ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन। व्हाट इज दिस, ट्राइहाइड्रोक्सी, 3 कार्बन, तीनों H, OH 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 CCC, ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन ये होता है। और मेल्टिंग पॉइंट्स के बेसिस पे लिपिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैट, एक होता है ऑयल। फैट्स का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है,
और ऑयल का लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जिंजली ऑयल, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल्सो जो हमारा न्यूरल टिश्यू होता है उस पे जो माइलिन शीट होती है ना, माइलिनेटेड एक्सॉन्स पे, वो भी किसकी बनी होती है बच्चा, लिपिड्स की बनी होती है। तो सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। आगे है आपका फैटी एसिड को हमने ग्लिसरॉल के साथ जोड़ दिया है और हमने क्या बना दिया है, आपका ग्लिसराइड बना दिया। अगर मैंने ग्लिसरॉल को एक फैटी एसिड के साथ जोड़ा, सो वन ग्लिसरॉल वन फैटी एसिड, क्या बनेगा मेरा, मोनो। मोनो मतलब सिंगल ग्लिसराइड। फिर मैंने दो फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल जोड़ा तो बना डाइग्लिसराइड, और जब मैंने एक ग्लिसरॉल तीन फैटी एसिड जोड़ा तो वो बन गया ट्राइग्लिसराइड। तीन से ज्यादा फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ नहीं जुड़ सकते क्योंकि तीन ही कार्बन होते हैं। सो मैक्सिमम ट्राई, मिनिमम मोनोग्लिसराइड। ठीक है, और ये आपका एस्टर बॉन्ड बनता है, ये आपका ग्लिसरॉल है। फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, फैटी एसिड 3, ये आपका बन गया ट्राइग्लिसराइड। ठीक है बच्चा, चलो अब अगला है दैट इज यार फॉस्फोलिपिड। भाई ये तो उसको जहन में बिठा लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक एग्जांपल है दैट इज फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। ये बनता कैसे है, एक ग्लिसरॉल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड्स 1 फॉस्फेट एच फॉस्फोरिक एसिड प्लस 1 कोलिन, और ये जो कोलिन है ना बच्चा, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है। ये देखो, ये है आपका कोलिन ग्रुप, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है और ये है आपका कोलिन ग्रुप। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड, ये आपका ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, और ये दो आपके फैटी एसिड, और ये बन गया फॉस्फोलिपिड। और इसमें कहां पर होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, अब लास्ट है आपका लिपिड्स का, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, इट्स अ डिराइव्ड लिपिड। उसकी प्रॉपर्टी लिपिड के जैसी होती है, ठीक है, बट वो ट्रू लिपिड नहीं होता। OH लगा है, स्टिरॉल 27 कार्बन का होता है, 1 2 3 आपकी 6 कार्बन की चेन होती है और एक आपकी 5 कार्बन की आपकी चेन होती है, दैट इज योर कोलेस्ट्रॉल। अब आता है न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर है आपका इसका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा, न्यूक्लियोटाइड 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 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड कौन होते हैं, डीएनए और आरएनए, सिंपल। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड, आरएनए डीएनए। न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मोनोसैकेराइड्स यानी कि पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट, दैट इज H3PO4। बहुत सिंपल। नाइट्रोजनस बेस दो है आपके, क्या, आपका प्यूरिन एंड द पिरिमिडिन। प्यूरिन के दो एग्जांपल्स है यानी कि एडेनिन एंड द ग्वानिन, और सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडिन के 3 एग्जांपल, CUT कट, साइटोसिन, यूरासिल एंड द थाइमिन। साइटोसिन दोनों में होता है, थाइमिन एक खास बात है कि वो सिर्फ डीएनए में मिलेगा, और आपका यूरासिल जो है वो किसके अंदर मिलेगा, ओनली इन आरएनए। फिर आपकी पेंटोज शुगर आती है, एक होती है राइबोज, एक होती है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज सिर्फ और सिर्फ आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज सिर्फ और सिर्फ डीएनए में, ये चीज आपको याद रखनी है। फॉस्फोरिक एसिड दोनों में सेम होता है, तो ये रहा आपका फॉस्फोरिक एसिड। फिर अगर हमारे को ये पूछा जाता है कि आपका स्ट्रक्चर, एडेनिन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है बहुत बार कि एक आपके नाइट्रोजन कितने, अगर आ जाए इनसाइड द चेन, सो 1 2 3 4, और अगर आ जाए एडिशनल एक एक्स्ट्रा होता है तो टोटल 5 है, 4 इनसाइड द चेन, एक आउटसाइड द चेन होता है। ऐसे ही जब आपका नाइट्रोजनस बेस आपका शुगर से जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बनेगा, एडिनोसिन बनेगा, ग्वानिन का ग्वानोसिन, साइटोसिन का साइटिडीन, थाइमिन का डीऑक्सीथाइमिन। डीऑक्सी क्यों बोला, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर जुड़ने वाली है, और यूरासिल बनेगा यूरिडीन। यूरिडीन कभी भी डीऑक्सी यूरिडीन नहीं हो सकता क्योंकि आरएनए में डीऑक्सी शुगर कभी भी नहीं यूज होती है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिलिक, साइटिडाइलिक, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड एंड आपका यूरिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी यूरिडाइलिक एसिड कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। आगे आता है आपका पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड है आपका मोनोमर, उसका क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड, यानी कि सिंपल शुगर्स होती हैं आपकी, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, थ्रेड कंटेन। अब ये होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं, हेटेरोपॉलीमर भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि आपको, पर आपके सिलेबस में सिर्फ होमोपॉलीमर है। आपको पढ़ना है इसके अंदर मोनोसेक्राइड, एक एग्जांपल है ग्लूकोज,
हेक्सो शुगर है यानी कि 6 कार्बन की शुगर है और एल्डिहाइड ग्रुप लग रखा है तो उसे कहेंगे एल्डोस। फ्रक्टोज को बोलेंगे हेक्सोस कीटोस, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोस, C डबल बॉन्ड हो। फिर एक आती है राइबोस, अभी आपने ये पढ़ी है न्यूक्लिक एसिड में, राइबोस पेंटोस शुगर है 5 कार्बन की है और उस पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये आपके राइबोस का स्ट्रक्चर। एक चीज बच्चा याद रखना कि अगर OH नीचे है तो आप उसे कहोगे अल्फा और अगर OH ऊपर होता है तो आप उसे कहते हो बीटा। सो ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा आपका अल्फा। और जो आपके मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है CnH2nOn। ठीक है बच्चा, याद रखना। आगे पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या है आपके टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड। दो तरह से मैंने भी आपको बताया, होमोपॉलीमर और आपके क्या है हेट्रोपॉलीमर। होमो का मतलब सारे सेम होंगे, ठीक है, सारा सेम यूनिट है, और हेट्रो में एक अलग दूसरा डिफरेंट। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोमर, रिपीटिंग यूनिट सेम होगी, उसके अंदर रिपीटिंग यूनिट क्या होने वाली है डिफरेंट। एग्जांपल पेप्टिडोग्लाइकेन, और इसके 5 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्युलिन एंड द काइटिन। सेलुलोज प्लांट में मिलेगा, ये भी प्लांट में मिलेगा, ग्लाइकोजन एनिमल में, इन्युलिन प्लांट में, काइटिन प्लांट्स एनिमल्स में। इनकी मोनोमेरिक ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये क्या है फ्रक्टोज, और ये है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोड्स में भी ये पूछा जाता है। फंक्शन क्या है, सेलुलोज प्लांट का सेल वॉल बनाता है, पेपर इससे बनता है, रबर इससे बनता है। स्टार्च स्टोरेज फॉर्म होती है, खाना जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर, ठीक है, प्लांट के अंदर स्टोर्ड फॉर्म है। ग्लाइकोजन, हमारी बॉडी में जब बहुत एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्टोरेज इन द फॉर्म, स्टोरेज इन द एनिमल्स। और इन्युलिन किस में यूज होता है, यूज इन द KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट में यूज होता है। और काइटिन तो सभी को पता है, आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन होता है, और इसकी वजह से आर्थ्रोपोड एकदम फ्लरिश करते हैं, लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेलुलोज वर्सेस स्टार्च, जो सेलुलोज है वो आपका हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, बट स्टार्च का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से इसके अंदर आयोडीन ट्रैप कर जाती है और ब्लू ब्लैक कलर देता है, पर सेलुलोज बेचारा ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता, हेलिकल पोर्शन इसमें एब्सेंट है, आयोडीन गेट ट्रैप नहीं, और कलर विद आयोडीन नो, बट इसमें ब्लू ब्लैक कलर आता है। पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट ये होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे बच्चा, अब आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ना हमारा ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। अब जहाँ पे ब्रांचिंग होती है ना बच्चा, तो वहां की लिंकेज ही अलग हो जाती है, तो ब्रांचिंग पॉइंट पे आपकी जो लिंकेज हो जाती है वो 1,6, यहाँ पर जो आपकी ब्रांचिंग है वो हो जाएगी 1,6, और नॉर्मल ब्रांचिंग क्या रहती है 1,4, सो 1,4 इन द नॉन ब्रांच, और 1,6 कहाँ पर होती है आपके ब्रांचिंग पॉइंट्स पे होती है, ये याद रखना है आपको। ऑल्सो जो उसका लेफ्ट साइड होता है, यानी कि ये वाला साइड, पहले वाला साइड, ये होता है नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, एकदम राइट साइड क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एंड हो जाएगा। सो राइट एंड रिड्यूसिंग, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग, और आपका ब्रांचिंग पॉइंट पे क्या होगा आपका 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और नॉन ब्रांचिंग पॉइंट पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने वाला है। ये हो गया आपका ग्लाइकोजन। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड पर। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है हैव अ बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो शुगर्स, यानी जनरली क्या है आपका काइटिन, इसमें क्या यूज होता है एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन, जिसकी वजह से क्या बनता है काइटिन बनता है। इनके बीच में भी पेप्टाइड बॉन्ड ही बन रहा है, और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एक वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से, एक से H निकलेगा, एक से OH निकलेगा, और आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रेडी हो जाएगा। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन द पॉलीसेकेराइड बॉन्ड फॉर्म व्हेन इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स आर लिंक बिटवीन टू कार्बन एटम्स फॉलोड बाय द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल। अब हम बनाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनेगा, अमाइनो एसिड से बनेगा। अमाइनो एसिड क्या होता है, एक कार्बन पे आपका अमाइनो ग्रुप भी लगा है, एसिडिक ग्रुप भी लगा हुआ है, उसे क्या कह देते हैं हम, अमाइनो एसिड। प्रोटीन बन रहा है, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं, और क्या बन रहा है पॉलीपेप्टाइड। हमेशा जैसे अब आपका कार्बोहाइड्रेट था, उसमें डिफरेंट शुगर यूनिट भी थी और सिंपल शुगर यूनिट भी थी, मतलब सेम। तो यहाँ पर कभी भी अमाइनो एसिड सेम नहीं होंगे, हमेशा हेट्रोपॉलीमर होगा, एक से ज्यादा आपके अमाइनो एसिड्स होंगे। और क्या है ये मीथेन को सब्स्टिट्यूट करके बनता है, एक पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, एक पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग रखा है या एसिडिक ग्रुप लग रखा है। अगर
और ये है आपका R ग्रुप विच इज द वेरिएबल ग्रुप। और ये R चेंज होएगा तो अमाइनो एसिड का नेचर डिफरेंट होगा। अगर आपका अल्कोहल है तो अल्कोहल, नहीं तो आपका सल्फर लगेगा या फिर आपका एरोमेटिक चेंज लगेंगे, ठीक है। अगर इसी के ऊपर अगर ऐसा हो जाए, देखो H लग गया तो ग्लाइसिन, एलेनिन CH3, सीरीन CH2OH, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म, अगर इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, इसको हम कहते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। इस पे सिर्फ पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली चार्ज, इसमें सिर्फ नेगेटिव है तो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, इसको हम बोलते हैं। फिर टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है, अगर हम बात करते हैं एसिडिक के एग्जांपल्स लर्न करने हैं बस आपको। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक, बेसिक, लाइसिन, आर्जिनिन, न्यूट्रल, वैलिड। एक होता है एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल। जो डाइट से ले रहे हैं हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर रही है वो एसेंशियल है, जो डाइट से नहीं ले रहे हैं हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल। सिंपल। सो टेकन फ्रॉम द डाइट, यस, नो। एग्जांपल वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानाइन और इसमें ग्लाइसिन एंड द एलानिन। अब एक होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये आपके 3 एग्जांपल, आप इसको याद कर लेना अच्छे से। दैट इज टाइरोसिन, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन, मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग होते हैं। कुछ प्रोटीन के फंक्शन है कि वो ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं, हार्मोन की तरह काम करते हैं, एंजाइम की तरह काम करते हैं, लड़ाई करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये पूरा टेबल आपको याद रखना है। कोलेजन आपका इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी फाइट करती है। रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन है, GLUT4 ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराती है इनटू द सेल। आगे देखेंगे कोलेजन मोस्ट अबंडेंट है एनिमल वर्ल्ड में, राइबोलोज पूरे बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट है। पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा अगेन डिहाइड्रेशन से, इसका OH जाएगा और इसका H जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकला और इसके बीच में क्या बन गया, CONH का पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है, एक वाटर के रिमूवल से बनेगा। स्ट्रक्चर सीधा ले जाएंगे तो प्राइमरी, हेलिकल स्ट्रक्चर तो आपका सेकेंडरी, और ज्यादा वुलन बॉल के जैसा बना दिया तो टर्शरी, और एक से ज्यादा सब यूनिट हो गई तो क्या बन गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन चुका है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर पोजिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, एक रॉड की तरह है, ये आपका लेफ्ट हैंड, ये आपका राइट हैंड। अब आप देखोगे कि लेफ्ट साइड पे क्या लगा है, अमाइनो ग्रुप, तो उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल और फर्स्ट अमाइनो एसिड, और राइट साइड पे क्या लग रखा है आपका लास्ट अमाइनो एसिड COOH, और इसको हम क्या कहते हैं, C टर्मिनल, ठीक है बच्चा। सेकेंडरी आपका हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, सिमिलर टू द रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स ही ऑब्जर्व होते हैं। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड शीट, इनके अंदर क्या होते हैं बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और ये विद इन द है तो बोलेंगे इंट्रा, और ये बिटवीन द है तो इनको कहेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्शरी में 3 डायमेंशनल व्यू आएगा, हॉलो वुलन बॉल जैसा, ठीक है, और बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कराएगा। जो हम एंजाइम्स पढ़ेंगे वो सारे एंजाइम्स किसके बने होते हैं, टर्शरी, ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स टर्शरी प्रोटीन के बने होते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, एक से ज्यादा सब यूनिट्स होती है, एडल्ट हीमोग्लोबिन में होता है 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट्स, और आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। आगे देखेंगे बच्चा नेचर, अमाइनो एसिड बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल ग्लिसराइड, मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड, ये सब वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से बनेंगे। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें फॉस्फोडाइस्टर, इसमें एस्टर बॉन्ड, लास्ट वाले में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ऑलरेडी हमने अभी पूरा का पूरा पढ़ लिया है। आता है आपका लास्ट टॉपिक जिसको हम कहते हैं एंजाइम। एंजाइम है क्या, एंजाइम बायो कैटलिस्ट है, लिविंग रिएक्शन को बहुत फटाफट कराने वाले को हम क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट। ऑलमोस्ट सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, पर सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते, ये बात याद रखना, क्योंकि सब प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होंगे। कुछ आपके रिसेप्टर्स भी होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, कुछ एंजाइम्स भी हैं, कुछ हार्मोन्स भी हैं। अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के एंड में चेंज नहीं होते बच्चा, जैसा है वैसा ही रहने वाला, यूज भी नहीं होते रिएक्शन में। और एक्सेप्शनल केस क्या है, राइबोजाइम, न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव एज एन एंजाइम। सो आरएनए है वो एंजाइम की तरह बिहेव करता है, इसलिए लिखा है ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन्स आर योर प्रोटीन। ये क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, और इनके पास एक गड्ढा होता है जहां पे सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट।
एंजाइम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, उनका खुद का सबस्ट्रेट होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है। अब ये रिएक्शन है आपकी रेस्पिरेशन में आपने पढ़ी थी, CO2 वाटर कार्बोनिक एनहाइड्रेट H2CO3। अगर ये बिना एंजाइम के हो तो करेगी 200 मॉलिक्यूल पर आवर, और ये विद एंजाइम होगी तो करेगी 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। तो देखो कितना ज्यादा इंक्रीज करा दिया, 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज करा दी रिएक्शन को। और ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, और हमारा इनका ना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच में काम करते हैं। पर एक एक्सेप्शनल केस है जो आपने पीसीआर में पढ़ा है, टैक पॉलीमरेज। सो वो क्या करता है, आपका हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करता है। सो आप देखेंगे कि एक्सेप्ट एंजाइम थर्मोफिलिक कैन टॉलरेट 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, जनरली 40 डिग्री के ऊपर डीनेचर कर जाते हैं। पर जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे बहुत सीवियरली काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंजाइम के साथ हो क्या है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। सो E प्लस एस, ES बनाया, फिर EP बनाया, फिर E प्लस P बना दिया। पहले सबस्ट्रेट जुड़ेगा, फिर ये ES बनेगा, फिर EP बनेगा, और E और P अलग हो जाएगा, फिर एंजाइम दूसरी रिएक्शन करने को स्टार्ट हो जाएगा। ये कैटालिटिक साइकिल होती है। अब बात करते हैं कि एंजाइम आखिरकार ऐसा कर क्या रहा है। जो मैंने बोला कि 200 मॉलिक्यूल पर आवर से 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड, सो कुछ नहीं कर रहा। एंजाइम को प्रोडक्ट बनने के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, जिसमें आधा सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट बन चुका होता है, पर अभी आधा प्रोडक्ट बाकी होता है बनना, उसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उतनी एनर्जी जितनी लगेगी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम क्या करता है, कुछ नहीं, सिर्फ उस एक्टिवेशन एनर्जी को एकदम लोअर डाउन कर देता है, जिसकी वजह से एंजाइम बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन कर लेता है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बहुत स्पीड अप हो जाता है, और आपकी एनर्जी बहुत कम लगती है। तो देखेंगे ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ने एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ उसको एनर्जी लगी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, और फिर एंजाइम के साथ उसने वही रिएक्शन करी बहुत ही कम समय में, और ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, और ये विदाउट। और ये जो मैंने एरो बनाया है, दिस इज नथिंग बट द एक्टिवेशन एनर्जी। सो एंजाइम सिंपल तरीके से काम करता है। एंजाइम का काम होता क्या है, इट लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। अगर ये याद रखना, अगर P लोअर लेवल पे है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक यानी कि हीट रिलीज होगी, और S लोअर लेवल पे है तो एंडोथर्मिक होने वाली है रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। आगे देखेंगे बच्चा, आगे क्या है कि आपकी कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता है बच्चा, डीनेचर्ड हो जाता है, और लो टेम्परेचर पर टेम्परेरी इनएक्टिव हो जाता है। और अगर रही बात हाई प्रेशर और उसकी, तब भी वो खराब हो जाता है। थर्मोफिलिक एंजाइम उसका एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज द टैक पॉलीमरेज, जो पीसीआर में यूज होता है। और पीएच के लिए भी सेम चीज है, हाई पीएच लो पीएच पे काम नहीं करेगा, उसका ऑप्टिमम पीएच होगा जिसपे वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करने वाला है। फिर आता है एंजाइम सबस्ट्रेट आपका, कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम पे कैसे फर्क पड़ेगी। तो आपके मान लेते हैं 10 एंजाइम है, 10 सबस्ट्रेट से वो जुड़ गया, आप उसमें 50 सबस्ट्रेट भी डाल दोगे, तो जब तक एंजाइम के पास जगह नहीं है तो सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा। सो एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहते हैं वी मैक्स। भाई इसके बाद आप कितने भी सबस्ट्रेट बढ़ाते रहोगे, एंजाइम के पास जगह नहीं है, एक्टिव साइट नहीं है, तो एंजाइम किसके साथ जुड़ेगा, आपका जुड़ ही नहीं सकता। So with the increase in the substrate concentration, velocity पहले तो बढ़ेगी भैया, क्योंकि उसने रिएक्शन करनी है। At first it increases, but it is not exceeded by further rise in the concentration because enzyme molecules are fewer than the substrate because all enzymes are occupied। और ये important question है आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कि आपको अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जाननी है तो आपने Vmax पे ना जान के Vmax by 2 जाना, आधी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। Vmax by 2 पे जितना सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है उसे कहते हैं Km, माइकलिस कांस्टेंट। ठीक है, तो Km क्या है, माइकलिस मेंशन कांस्टेंट, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट व्हिच एंजाइम रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। आधी वेलोसिटी हुई है उस समय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है आपकी Km।
ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे कि अब एक और फैक्टर है, अगर एंजाइम पे सबस्ट्रेट ना जुड़ के, एंजाइम को सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए एक्टिव साइट चाहिए है ना, उसकी एक्टिव साइट पे वो अगर फिट हो गया तो वो रिएक्शन कर देगा, पर अगर उसी की एक्टिव साइट के जैसा कोई और आ गया, उसका बहरूप ही आ गया, उसको मिमिक करने वाला गया, उसे कहते हैं इनहिबिटर, जो रिएक्शन नहीं करने देगा। The binding of specific chemicals shut off the enzymatic activity, जिसको हम कहते हैं inhibition. The inhibitor is closely similar to the substrate in its molecular structure, और इसी को हम क्या कहते हैं, competitive inhibitor, ठीक है, वो उसके साथ बाइंड कर देगा, रिएक्शन नहीं करने देगा। सक्सिनेट जनरली फ्यूमरेट बनाता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस की वजह से, और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस को एक रिएक्शन रोकने वाला आता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैलोनेट, ये उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो जाता है। और कुछ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने में भी यूज होते हैं। ऑल्सो आपको याद रखना है, इसमें Vmax क्या है, कांस्टेंट है, और आपका Km क्या हो जाएगा बच्चा, इंक्रीज हो जाएगा, ये आप याद रखना। आगे देखते हैं बच्चा कि क्लासिफिकेशन, अब इतने सारे एंजाइम है, तो जैसे हमने एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन करी, वही क्लासिफिकेशन हमने एंजाइम के साथ कर दी। हमने उसको 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया और बोला कि 4 डिजिट देंगे तुझे, और उस डिजिट के अकॉर्डिंग तो अपना काम कर लियो। सो 4 डिजिट का होता है ये, ठीक है, 4 डिजिट नंबर है, 6 क्लासेस है, 4 to 13 सब क्लासेस हो जाएंगी। तो आपको याद रखना है, एक निमोनिक मैं आपको बता देती हूँ, ओए तूने होम लोन इसलिए लिया, यू आर आस्किंग समवन कि तूने होम लोन इसलिए लिया, सो ओ ऑक्सीडो रिडक्टेज, और डिहाइड्रोजनेस, टी फॉर ट्रांसफरेजेस, एच फॉर हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस। ऑक्सीडो रिडक्टेज में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है सिंपल, ट्रांसफरेजेस में ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्रोलेजेस में टूट रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर, लाइजेस में टूट रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर और डबल बॉन्ड छोड़ देगा, और आइसोमरेजेस में आइसोमर्स बन रहे हैं, और लाइगेजेस में दो कंपाउंड्स जो है आपस में जुड़ रहे हैं। हो गया आपका एंजाइम क्लासिफिकेशन। और लास्ट टॉपिक है दैट इज योर कोफैक्टर। जब एंजाइम के साथ प्रोटीनेशियस के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ता है तो वो होता है आपका कोफैक्टर। एंजाइम, सिंपल एंजाइम इसको हम, और कॉन्जुगेटेड में एपोएंजाइम यानी कि ऐसा पार्ट जिसपे जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है, और कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा ना बच्चा, ये क्या करता है, आपका कैटालिटिक एक्टिव बना देगा इन दोनों को जोड़ के, और ये दोनों जुड़ के आपका क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम बनाते हैं। तो होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर 3 तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड द मेटालाइंस। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो एकदम टाइटली बाउंड होता है एपोएंजाइम के। एग्जांपल हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है आपका कैटालेज और पेरोक्सीडेज का कोएंजाइम एक्टिंग एज द, कैसे जुड़ रहा है, वो लूजली बाउंड है आपके एपोएंजाइम से। एग्जांपल NAD और NADP which contain the vitamin niacin। मेटल आयंस की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है, किसके साथ, एक्टिव साइट, और आपके सबस्ट्रेट के साथ भी जुड़ेगा। जिंक उसका मेटल आयन होता है, किसके लिए, कार्बोक्सी पेप्टिडेज के लिए। तो बच्चा विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मिलेंगे अगले चैप्टर।